सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं रिलेशनशिप में डिसऑर्डर्स को लेकर के। तो रिलेशनशिप में डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग कोई बात करें, इससे पहले ज़रूरी है कि कुछ बेसिक टिप्स हम लोग समझ लें रिलेशनशिप डिसऑर्डर को डील करने के लिए। क्योंकि अगर हम वो बेसिक टिप्स नहीं समझेंगे, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है उसको नहीं समझेंगे, तो उससे जो भी सॉल्यूशन बताया जाता है वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को और ज़्यादा कठिन बना देगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये 4 बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ जिससे कि रिलेशनशिप में डिसऑर्डर को आप डील कर सकें। देखिए, रिलेशनशिप में ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं होता। रिलेशनशिप में पार्टनर के अंदर डिसऑर्डर होता है, और पार्टनर के अंदर डिसऑर्डर को हम कैसे डील करें, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कभी किसी व्यक्ति को टैग ना कीजिए। व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की मैपिंग मत कीजिए, पर्सन को मैप मत कीजिए, डिसऑर्डर को मैप कीजिए। उसके अंदर क्या डिसऑर्डर है, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप उसकी वजह से एक्सप्लॉइटेटिव हो जा रही है, रिलेशनशिप में डिसऑर्डर क्रिएट हो जा रहा है, तो आप वो क्या डिसऑर्डर है उसको स्टडी कीजिए। पर्सन को अलग करके रखिए हमेशा, क्योंकि पर्सन के अंदर बदलाव की संभावना हमेशा होती है, पर्सन के अंदर परिवर्तन की संभावना होती है, डिसऑर्डर आता जाता रहता है। इसलिए डिसऑर्डर को मैप कीजिए हमेशा, पर्सन को हमेशा अलग करके रखिए। पर्सन को कभी मैप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पर्सन को मैप करेंगे तो पर्सन को मैप करने से आप खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन डिसऑर्डर को मैप करेंगे तो आप पर्सन को फॉरगिव कर पाएंगे। और डिसऑर्डर को स्टडी करने से आपकी जो नॉलेज है वो आपकी अप्रोच को तथ्यात्मक बनाएगी, ऑब्जेक्टिव बनाएगी, और जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला सुझाव आपको ये है कि पर्सन को और उसके डिसऑर्डर को, दोनों को कभी एक में जोड़ के मत देखें, दोनों को अलग अलग करके देखें, नंबर 1। दूसरी टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और शायद इसीलिए मैंने ये दूसरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये टिप ही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करना शुरू किया है। देखिए, जैसा वेस्ट के लोगों का मानना है कि रिलेशनशिप डिसऑर्डर मनोरोगी व्यक्तियों के अंदर होता है, तो उस पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है और आने वाले समय में गलत साबित होने वाली है। और मिथ ये है कि डिसऑर्डर मनोरोगी व्यक्तियों के अंदर होता है। नहीं, डिसऑर्डर हेल्दी व्यक्तियों के अंदर भी हो सकता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हेल्दी व्यक्तियों के अंदर भी पाया जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हेल्दी व्यक्तियों के अंदर भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्दी व्यक्तियों के अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर पाया जा सकता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जा सकता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना है कि हेल्दी व्यक्तियों के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएँ। और अगर हेल्दी व्यक्तियों के अंदर डिसऑर्डर की संभावना है, तो इससे फिर आप भी अछूते नहीं हैं, आपके अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि पार्टनर के अंदर आपके मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हेल्दी व्यक्तियों के अंदर डिसऑर्डर हो सकता है, तो इन डिसऑर्डर्स की मदद से ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड का ईगो कैसे काम कर सकता है, इसको ठीक से स्टडी करके आप अपने अंदर भी इन डिसऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ये डिसऑर्डर्स हैं। तो दूसरे के अंदर जब आप डिसऑर्डर स्टडी करते हैं, तो आपको अपने अंदर भी उस जानकारी के माध्यम से अपने अंदर भी खंगालना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद भी उन डिसऑर्डर्स का शिकार हूँ, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को अपने अंदर बार बार उसे चेक करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, आपको अपने आप को समझने में बहुत मदद मिलेगी, अपनी पर्सनैलिटी को समझने में बहुत मदद मिलेगी, और अपनी लाइफ को रेक्टिफाई करने में बहुत मदद मिलेगी। इसे मैं कह सकता हूँ मॉडर्न साधना चातुष्ट संपत्ति। जैसे प्राचीन काल में हम लोग साधना चातुष्ट संपत्ति वेदों में जैसा हमें बताया गया है, हम लोग इसको स्टडी करते थे और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, ताकि हम स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और स्पिरिचुअल नॉलेज के लायक बन सकें। तो आज साधना चातुष्ट संपत्ति ने दूसरा रूप धारण कर लिया है। वो यही मेंटल डिसऑर्डर्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के रूप में आ गया है वो। तो जितना हमारी जानकारी होगी इन डिसऑर्डर्स के बारे में, उतना ही हम अपने डिसऑर्डर्स को भी दूर कर सकेंगे, और उतना ही हम ये समझ पाएंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हेल्दी व्यक्तियों के अंदर भी होते हैं और इनको दूर किया जा सकता है। इसलिए
किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, उसको अछूत बनाने की कोशिश ना करें, उससे अपने आप को सेग्रीगेट करने की कोशिश ना करें, उसके बारे में होपलेस ना हों, क्योंकि चूंकि ये हेल्दी व्यक्तियों के अंदर है, इसलिए हेल्थ को रिस्टोर करना भी संभव है। तो ये तो दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है कि ये हेल्दी व्यक्तियों के अंदर हो सकता है, इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स को दूसरे के अंदर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ना सिर्फ दूसरे के अंदर स्टडी करें बल्कि अपने अंदर भी स्टडी करें, और होप ये रखें कि हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है डिसऑर्डर्स को स्टडी करके। सैनिटी को, अपनी हेल्थ को फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, ऐसा करना संभव है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि अक्सर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि जब हम ये जान गए हैं कि दूसरा व्यक्ति किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह का शिकार है और जिसकी वजह से वो हमारी रिलेशनशिप के अंदर डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, तो हम क्या अप्रोच रखें ऐसे व्यक्ति के साथ? क्या उसको हम क्षमा कर दें, कंपैशन रखें उसके प्रति कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, मैकेनिकल है, वो तो खुद नहीं जानता है कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो हम उसको क्षमा कर दें, कंपैशन रखें उसके प्रति, कि हम उसके द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन या अब्यूज़ किया जा रहा है उसको फाइट करें? तो इसको लेकर के हमेशा शक बना रहता है। तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सही है कि आपको ये पता है कि उस व्यक्ति के अंदर डिसऑर्डर है, और जब आप ये जानते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर डिसऑर्डर है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, तो आपको उसे क्षमा करना पड़ेगा, उसके प्रति कंपैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मनोरोगी व्यक्ति के प्रति आपको कंपैशन रखना ही पड़ेगा, सिंपली इस वजह से ही, क्योंकि वो रोगी है, मनोरोगी है, तो ये कंपैशन रखना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट करता है, तो एक्सप्लॉइटेशन सहने का ये कोई कारण नहीं है कि वो मनोरोगी हैं इसलिए वो एक्सप्लॉइट करेंगे, नहीं। वो मनोरोगी हैं तो वो ट्रीटमेंट कराएं, वो मनोरोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उनको भगवान ने फ्री विल दी है। फ्री विल के माध्यम से, इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने अंदर बदलाव लाएं, सलाह लें, कंसल्ट करें, क्वेश्चन पूछें, तो वो ये सब काम करें तो वो मनोरोगी हैं। सिर्फ इस बात से उनको ये छूट नहीं मिल जाती है कि वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करें, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो हमें उनके द्वारा किए गए एक्सप्लॉइटेशन का विरोध करना है, उसके अगेंस्ट बाउंड्री क्रिएट करना है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मेजर लेना है, लेकिन साथ ही साथ अंदर से क्षमा भी किए रहना है, अंदर से कंपैशन भी रखना है, क्योंकि उसको ये व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो डिसऑर्डर का शिकार है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो मनोरोगी हो गया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उस व्यक्ति के अंदर, सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से पता ही नहीं लगा पा रहा है। तो उसके प्रति कंपैशन भी रखना है, और साथ ही साथ उसके द्वारा जो भी एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट्स किए जा रहे हैं, शोषण किया जा रहा है, जो शोषण की संभावना जो उसके साथ की जा रही है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना, सुरक्षात्मक कदम उठाना, और अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अपने अंदर बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, ये सारे एफर्ट्स साइड बाय साइड किए जाने चाहिए, भले ही आप अंदर से उसको क्षमा कर दें, अंदर से उसे आप कंपैशन रखें। तो ये तीसरा सुझाव है आपके लिए। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को वर्ड्स के माध्यम से मत देखें, शब्द के माध्यम से मत देखें। लोगों का प्रश्न आता है, वो कहते हैं कि मेरे पार्टनर जो है वो मुझे गैसलाइट कर रहे हैं, ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं, और जो है लव बॉम्बिंग कर रहे हैं, और उनके अंदर एनपीडी है, उनके अंदर बीपीडी है, और ये सारी चीज़ें वो टर्म्स वर्ड्स के माध्यम से, साइकोलॉजिकल टर्म्स के माध्यम से रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो आप इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ करके या एक वीडियो पढ़ करके सुन करके आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि दूसरे के अंदर किस तरीके का बीपीडी है, किस तरीके का एनपीडी है, लव बॉम्बिंग है, और क्या कहते हैं ट्रायंगुलेशन, और गैस लाइटिंग, और ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से अगर आप वर्ड्स के माध्यम से रिलेशनशिप को आप एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो उससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, आप रियलिटी से दूर होते चले जाएंगे, आप शब्दों में ही फंस जाएंगे, शब्दों के जाल में ही फंस जाएंगे। तो कभी शब्दों के जाल में मत फंसिए, रिलेशनशिप को बिना शब्दों की मदद से पहले रिलेशनशिप के टेस्ट को महसूस कीजिए। रिलेशनशिप के रियलिस्टिक टेस्ट को जब आप महसूस कर लेंगे, तो रिलेशनशिप के रियलिस्टिक टेस्ट को फिर नॉलेज की लाइट में स्टडी करने की कोशिश कीजिए, मैप करने की कोशिश कीजिए, और जब आप मैप कर पाएंगे तो इस आशा के साथ कि बदलाव भी आएगा भविष्य में, अपने अंदर, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, दूसरे के अंदर बदलाव आएगा। इन सारे बदलावों के प्रति आशावान रहते हुए, बिना
शब्दों के टर्म्स में रिलेशनशिप को देखे हुए, रिलेशनशिप का रियलिस्टिक टेस्ट लेते हुए जब आप रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो स्टडी आपके काम आती है और आपके जीवन को बदलने में मदद करती है। और रिलेशनशिप में पार्टनर के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हील करके रिलेशनशिप के अंदर एक ऑर्डर पैदा करने में, रिलेशनशिप को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायता करती है। मैं सारे सीकर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इधर रिसर्च की वजह से और कुछ और इन कामों में एंगेजमेंट्स की वजह से वीडियोस में थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर फिर से वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और तेज़ी से आपके क्वेश्चंस टेकअप किए जाएंगे। पीछे जो क्वेश्चंस पाइल अप हो गए हैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर किया जाएगा। आप सब लोग ठीक रहें और जीवन के रास्ते पर ठीक से चलते हुए, नॉलेज के साथ चलते हुए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करें और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को प्राप्त करें, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।